अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी और लेक्चर नंबर है 12। जैसे कि आप जानते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज स्टार्ट कर चुके हैं और सेल ऑर्गेनेली का जो फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस वो हमने याद कर लिया हुआ है। अब हम चलते हैं राइबोसोम्स की तरफ। ठीक है, कुछ इसको राइबोसोम्स भी प्रोनाउंस किया जाता है और राइबोसोम्स भी प्रोनाउंस किया जाता है। Ribosomes are teeny granular structure that are either floating freely in cytoplasm or are bound to endoplasmic reticulum (ER). राइबोसोम्स का नाम आपने न्यूक्लियस में भी पढ़ा था कि जब राइबोसोमल आरएनए बनता है तो वो न्यूक्लियस से बाहर जाता है, ठीक है, और राइबोसोम्स के साथ जाकर अटैच हो जाता है। अब राइबोसोम्स क्या है? ये एक बहुत ही टीनी स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड होता है? या तो ये सेल के अंदर फ्रीली मूविंग फॉर्म में होता है या फिर एक और ऑर्गेनेली है जिसका नाम है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसके बारे में आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसके साथ अटैच होता है। ईच राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल RNA। अब इसकी कॉम्पोजिशन बता दिया है कि ये भी प्रोटीन और RNA से मिलकर बना होता है, जबकि आपने DNA की कॉम्पोजिशन पढ़ी थी कि वो प्रोटीन और क्रोमोसोम्स की पढ़ी थी कि वो प्रोटीन और DNA से मिलकर बना होता है। Ribosomes are not bound by membranes and so are also found in prokaryote। यानी राइबोसोम्स एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होते, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में भी उसी फॉर्म में मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर दैन द प्रोकैरियोटिक वन। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूकैरियोटिक में ये थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं। राइबोसोम्स आर द, अब इसका फंक्शन आ गया, आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे मैंने आपको न्यूक्लियस में भी बताया था कि ये राइबोसोमल RNA जो मैसेज लेकर आता है इनके पास, ये उसको डीकोड करते हैं और इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाते हैं सेल के लिए। तो इनका फंक्शन क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस। Protein synthesis is extremely important to cells and so a large number of ribosomes are found throughout cells। यानी एक सेल में कई राइबोसोम्स मौजूद होते हैं क्योंकि एक सेल्स में कई तरह की प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं। When a ribosome is not working, it disassembles into two smaller units। तो बेसिकली अगर इसकी शेप देखी जाए राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक यूनिट जो है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है और एक यूनिट जो होता है वो थोड़ा छोटे साइज़ का यूनिट होता है। तो जब ये वर्किंग कंडीशन में होते हैं तो तब तो ये एक दूसरे के साथ दोनों यूनिट जुड़े होते हैं, यानी असेंबल्ड होते हैं। लेकिन जब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहे तो ये अलग अलग हो जाते हैं, यानी डिसअसेंबल हो जाते हैं। जैसे कि आप इसकी शेप देख सकते हैं, ऊपर आपको टॉप पे लार्जर सब यूनिट नज़र आ रहा है और नीचे स्मॉलर सब यूनिट नज़र आ रहा है। तो ये हो गई राइबोसोम्स ऑर्गेनेली। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इट प्रोनाउंस एज माइटोकॉन्ड्रिया नॉट माइटोचोंड्रिया। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। अगर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है इसका मतलब है कि ये यूकैरियोटिक में ही पाई जाती होगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। These are the sites of aerobic respiration and are the major energy production centers। अब इनको जो है वो सेल का एनर्जी सेंटर बोला जाता है, यानी पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर सेल अपने लिए एनर्जी को बनाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन में स्मॉल जो है वो इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको क्रिस्टी बोला जाता है, ठीक है। दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शन कैन टेक प्लेस, ठीक है। ये वो जगह पर है जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस भी जो है वो होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। इसके
इसके अलावा ये अपना ही एक तरह से सेल बनाते हैं, यानी इनका अपना ही डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम्स होता है। आपको ये एमसीक्यूज़ अक्सर पूछा जाता है और आता भी है कि वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसमें अपना डीएनए यानी मौजूद होता है। एक तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है ना, वो पूरे सेल का डीएनए होता है, तो वो है आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स दैन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, इसके जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं उनकी तरह मिलते जुलते हैं, यानी स्मॉल इन साइज़ होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को ज़रा क्लोज करते हैं, देखें आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में आपको जो है वो इनफोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, यानी फोल्डिंग, जैसे किसी कपड़े को तह लगाई हो। ठीक है, इसको बोला जाता है, इन इनफोल्ड्स को बोला जाता है क्रिस्टी। ठीक है, पूरे इनफोल्ड्स को। और अगर हम सिंगुलर की बात करें तो वो क्रिस्टा हो जाता है। और उसके अंदर जो आपको ब्लू कलर में मटेरियल नज़र आ रहा है, इट इज़ द मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ये वो जगह है जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एनर्जी सिंथेसिस होती है। तो ये हो गया आपका सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ, विच इज़ प्लास्टिड्स। स्टार्ट में ही बता दूं कि प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही मौजूद होंगी। और दूसरा जो मेजर बात है इसको डिटेल में स्टडी करने से पहले वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स मौजूद नहीं होते। अब हम चलते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट अकर ओनली इन द सेल्स ऑफ प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एल्गी। या तो ये प्लांट्स में होते हैं या एल्गी में होते हैं और एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होते। देयर आर 3 टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत बार हम लोग अपने टेक्स्ट में पीछे पढ़ते आए हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर जो है वो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसको इन पिगमेंट्स की वजह से जो है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, यानी अपनी फूड प्रिपेयर करता है। और ये पिगमेंट्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। थोड़ा सा इसमें एडिशन ये है कि इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है वो आपको एक स्टैक्स लाइक, यानी छोटे छोटे ये जो आपको कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और एक ढेर की फॉर्म में, यानी बंच की फॉर्म में नज़र आ रहा है, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। ठीक है, और थाइलाकॉइड्स का एक जो स्टैक है ना, यानी एक जो ढेर है, हम उसको बोलेंगे थाइलाकॉइड्स। और जब इसको टुगेदर बोला जाएगा, ठीक है, जो इसका पूरा एक फुल फॉर्म होगी, इसको बोला जाएगा ग्रैनम, और इन टोटल ग्रैनम को बोला जाएगा ग्रैना। ठीक है, जैसे कि आपको ये नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में आपको क्या नज़र आ रहे हैं, थाइलाकॉइड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जो बिल्कुल एक सिंगुलर कॉइन है, इट इज़ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड का जो पूरा एक बंच लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे ग्रैनम, और टुगेदर सारे ग्रैनम को हम क्या बोलेंगे, ग्रैना। अब इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लाइट ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमा। ग्रैना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। अगेन मैंने बताया है कि आपको फोटोसिंथेसिस इसी की वजह से पॉसिबल होती है क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का ये पिगमेंट होता है। ठीक है, और इस पिगमेंट की वजह से सनलाइट जो है वो कैप्चर होती है, और सनलाइट कैप्चर होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के थ्रू अंदर आती है वो रिएक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज जो कि फूड है सेल की, प्लांट सेल की, उसको बनाते हैं। They contain chlorophyll, the green pigment necessary for photosynthesis, and associated pigments. These pigments are present in the thylakoid of grana. अच्छा, ये हो गई आपकी फर्स्ट टाइप क्लोरोप्लास्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर स्मूथ, इनर कंटेन्स थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा,
एंड द पिगमेंट क्लोरोफिल विच इज़ ग्रीन पिगमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लास्टिड्स की टाइप की तरफ, विच इज़ क्रोमोप्लास्ट। अब प्लांट में सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता, हमें प्लांट में ब्राउन कलर भी नज़र आता है जो कि स्टेम का कलर होता है। इसके अलावा हमें प्लांट में जो है वो नज़र आते हैं बहुत कलर्ड फ्लावर्स, ठीक है, फ्रूट्स। तो ये सब कलर्ड कहाँ से आता है, क्योंकि क्लोरोफिल तो सिर्फ जो इसके लीव्स हैं जो कि ग्रीन प्रोमिनेंट ग्रीन कलर में होते हैं उनके ही कलर को जो है मेंटेन करता है। तो यहाँ जो कलर देते हैं जो प्लास्टिड, उनका नाम है क्रोमोप्लास्ट। द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल्स आर क्रोमोप्लास्ट। दे कंटेन पिगमेंट एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स एंड आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। यानी फ्रूट का कलर और फूलों की पत्तियों का कलर विच इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर in flowers we see, okay, it is due to the chromoplast. Their function is to give color to these parts and thus help in pollination and dispersal of fruit. pollination के अमल में मेन क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं जो कि अट्रैक्ट होके आती हैं फ्लावर की तरफ और उसके ऊपर बैठती हैं, जिसकी वजह से फ्लावर में मौजूद नेक्टर इनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। और जब यही इंसेक्ट्स या बटरफ्लाइज या बर्ड्स दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो वहाँ गिर जाते हैं वो नेक्टर्स, जिसकी वजह से एक फ्लावर की दूसरे फ्लावर से पॉलिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये इनके रिप्रोडक्शन का मेन जो है वो पार्ट है पॉलिनेशन, और ये पॉसिबल होती है एक वेक्टर की वजह से, जो कि कोई भी इंसेक्ट भी हो सकता है, बटरफ्लाई भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकता है। लेकिन जो मेन अट्रैक्शन होती है इन सब चीज़ों की वो होती है कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट which is due to the chromoplast plastids. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड। दे आर कलरलेस एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये वो हिस्से हैं जो हमें प्लांट में नज़र नहीं आ रहे होते और ये स्टोरेज पार्ट होती हैं, जैसे कि बताया कि स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड को स्टोर करता है। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। यानी ये वो जगह होती हैं जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है। और आपको पता है फूड पाइप जो है वो फ्लोएम पाइप होता है और इसी के अंदर जो है ये ल्यूकोप्लास्ट जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये हो गया आपका सेल ऑर्गेनेली प्लास्टिड विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। होमवर्क ये है कि आपने क्लास वर्क को याद करना है, डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है और ज़ुबानी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दिस वाज योर लेक्चर ऑफ टुडे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।